हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी, फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक नॉलेज अपन ने ले लिया था कि साइंस को कैसे शुरू करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। आज की क्लास पहला एपिसोड शुरू होने जा रहा है। इसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे कि अपने 10th के सिलेबस में फिजिक्स के कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं और बायो के कौन से हैं और उनको अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे। दैट मीन्स फाइनल स्टेटमेंट क्या है इस बात का। अपन इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि इस पूरे लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे किसको, अपने सिलेबस को। ठीक है। और कल जैसे कि लास्ट में मैंने एक फैक्ट बताया था आप लोगों को, बहुत ही शानदार वाला, कि स्किन का कलर मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, उसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे और एक नया फैक्ट आज डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में। तो तब तक के लिए क्लास में बने रहना है आपको। ठीक है, आओ चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दो। आज का सेशन है अपना कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th के अंदर सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर जो साइंस का सिलेबस है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। बोलो हाँ ना। जहां भी बैठे हो वहां पे कॉपी और पेन साथ में रखना और लिखते चलना। जैसे जैसे बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलना है। ठीक है, हाँ ना बोलते रहा करो जहां पे भी बैठे हो। हाँ ना बोलते रहोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ हो क्लास में। ठीक है ना। चलो फर्स्ट शुरू करते हैं फिजिक्स को। जैसे अपन पीसीएम ही बोलते हैं, ये फिजिक्स हो गई, ये केमिस्ट्री हो गई और ये बायो हो गई। तो पीसी भी बोलते हैं और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोलते हैं। तो अपने को यहाँ पे साइंस में बायो पढ़नी है। ठीक है, चलो देखो फिजिक्स में अपने टोटल चैप्टर कितने हैं। कोई पूछ ले कितने हैं टोटल चैप्टर। 4 हैं। 4 चैप्टर अपने को फिजिक्स के पढ़ने हैं। देखो तुम्हारी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें मैंने जो चैप्टर जिस सीरियल में तुम्हारे दे रखे हैं उसी सीरियल में मैंने भी लिख रखे हैं। ठीक है, और उसी सीरियल में आप लोगों को इनको समझना है कि कैसे कैसे अपन इनको पढ़ेंगे और कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 10 है वो है लाइट। क्या है? लाइट। इसी के साथ आप लोग याद रखना, इसी के साथ अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। इसी में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, मिरर हो गया, लेंस हो गया, मिरर इमेज हो गई। और अपन पढ़ते हैं R इक्वल टू 2F की जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकस लेंथ का डबल होती है। और अपन इसमें मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे ना गलती मत कर देना, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आता है और लेंस फॉर्मूला में क्या आता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस, f क्या है? फोकस लेंथ, और v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। बोलो याद रह जाएगी क्या बात। इसी में अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे अपन वो भी चीजें पढ़ेंगे अपने को, जैसे गर्मियों में कभी तुम गर्मी पड़ रही हो समर के अंदर और बहुत तेज गर्मी हो और धूप में कहीं बाहर निकले हो बाइक से, तो लगता है ना कि बाइक पे चल रहे होते तो सामने पानी सा दिखाई देता है बट पानी होता नहीं है। तो वो एक वहम होता है अपने को, तो वो भी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अपन पेंसिल को पानी में डालते हैं तो पेंसिल हल्की सी अपने को टेढ़ी नजर आती है। अपन सिक्का डालते हैं तो सिक्का ऊपर की तरफ नजर आता है। और अगर लोहे की बाल्टी में अगर अपन देखें पानी डाल के तो उसका जो बॉटम होता है वो ऊपर की तरफ नजर आता है। बोलो पढ़ी थी, देखी है सारी चीज जनरल लाइफ में जितनी चीजें, सारी चीज एक एक करके सारी चीज अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ वापस। लाइट अपन पढ़ेंगे, इसी के अंदर लाइट के अंदर सारी चीजें आ गई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा याद रखना, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप ऑफलाइन जितना अच्छा पढ़ाते हो उतना अच्छा ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हो, ऑनलाइन नहीं पढ़ाओगे उतना अच्छा। तो ये सब आप लोगों को लगता है, मैं ऑफलाइन भी उतना ही अच्छा पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी उतना ही अच्छा पढ़ाऊंगा। जितनी चीजें ऑफलाइन में बताऊंगा उतना ही ऑनलाइन में भी बताऊंगा। भाई डिफरेंस तो कुछ आना नहीं, उल्टा ऑफलाइन वालों के घाटा है। क्योंकि मैं कई बार क्लास में बोलता रहता हूँ पढ़ाते टाइम कि अगर बीच में बोलते रहोगे तो मैं जो चीज बताने वाला हूँ मैं भूल जाता हूँ, कि डिस्टर्ब करोगे तो मैं भूल जाऊंगा, उल्टा तुम्हारा ही घाटा है। ऑफलाइन में तो उल्टा घाटा हो रहा है, ऑनलाइन में तो कम से कम कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना मुझे, तो उल्टा तुम्हें दो चीजें ज्यादा बता पाऊंगा। ठीक है, अपने को ह्यूमन आई पढ़नी है। 11 चैप्टर है आपके, कौन सा? ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में अपनी आंख के बारे में अपन सारी चीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायग्राम क्या क्या, अंदर अपने क्या क्या है आईज के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट्स का वर्किंग फंक्शन क्या क्या है। और अच्छा आईज की जो डिजीज है वो भी सारी अपन लोग पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज है आईज की, उसका जो
उपचार है जो उसके लिए अपन चश्मे वगैरह पहनते हैं, अपन कॉनकेव लेंस पहनते हैं, अपन कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं, अपन सिलेंड्रिकल लेंस पहनते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सारी चीजें अपन, सारी जो डिजीज हैं आई से रिलेटेड, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन अगला चैप्टर आ जाओ, चैप्टर नंबर 12 पे इलेक्ट्रिक करंट, और चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये दोनों चैप्टर अपन लोग साथ साथ पढ़ेंगे, और शुरू वाले दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। लाइट और ह्यूमन आई एक जगह पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों एक जगह पढ़ाऊंगा। अब इलेक्ट्रिक करंट में मुझे पता है पर यूनिट टाइम के अंदर चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बोलो याद है क्या? अरे हाँ ना, जहां भी बैठे हो स्कूल्स वगैरह में पढ़ा दिया होगा, जहां भी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि आई इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन टी। और बोलो ऐसा तो याद है क्या आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, याद है ना? चलो आगे ध्यान दो एक बार, ये दोनों चैप्टर अपन लोग साथ पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके अपन इस फिजिक्स को खत्म करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपन लाइट से, इसकी स्टार्टिंग यहां से और एंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। बोलो हाँ ना, बात समझ में आ गई क्या, कैसे पढ़ेंगे? अब अगले इसके पोर्शन पे आ जाओ, केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? बोलो, याद रह जाएगी, कितने चैप्टर हैं? 5। पहला चैप्टर तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है केमिकल रिएक्शन। सेकंड चैप्टर तुम्हें दे रखा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर तुम्हें दे रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर तुम्हें दे रखा है सीएनसी। अब ये सीएनसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो सीएनसी बिस्किट मत समझ लेना इसको, मार्केट में जो आता है बिस्किट नहीं है ये शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना फोर्थ चैप्टर। हाँ तो सीएन से बिस्किट नहीं है। बाकी तुम मेरी एक बात याद रखना कि टेंशन नहीं लेने का, मोने को खाने का। मोने को बिस्कुट आता है नमकीन फ्लेवर वाला, नमकीन टेस्ट आता है जिसमें, हाँ तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस एकदम तुम्हारी उंगलियों पे हो जाएगी, इस बात की गारंटी है अपनी। ठीक है, बट टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेनी तो क्या करना है? फिर बोले सर टेंशन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो मोने को बिस्कुट खाओ चाय के साथ और मस्त रहो। ठीक है, दूध कॉफी बच्चे पीते हैं, लेजेंड चाय पीते हैं, चाय पियो मस्त रहो। आ जाओ, हो गई बात। अब चलो सीएनसी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ गई? ये 5 चैप्टर अपन पढ़ेंगे। अच्छा अब बात आती है कि इनको पढ़ेंगे कैसे। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को शुरू से 1 से लेके 5 यूं सीरियल नंबर के हिसाब से ही पढ़ाया होगा, बट मेरा थोड़ा सा अलग है। मैं पहले आपको 5th वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग यहां से है अपनी, स्टार्टिंग यहां से पीरियोडिक टेबल से। पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, थर्ड वाला। फर्स्ट नंबर पे अपन ये पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे अपन मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ेंगे, और फिफ्थ नंबर पे सीएनसी पढ़ेंगे। यूं इस सीरियल के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल जो अभी लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं ना बुक के अंदर बनी हुई, वो पीरियोडिक टेबल दी थी साइंटिस्ट हुआ करते थे हेनरी मोजले। कौन थे साइंटिस्ट भाई? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन भाई साहब ने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना जहां पे भी बैठे हो, एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का सवाल कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आप लोगों को क्या बोलना है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया था, उन्होंने एटॉमिक मास को बेस मान के काम किया था। तो एटॉमिक मास को बेस मान के काम किया तो वो सारी चीजें क्या हो गई? फेल हो गई। तो बाद में कौन आए? ये भाई साहब आए हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले आए तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के जो नोमेनक्लेचर था, तो एलिमेंट्स के नाम दिए थे राम से, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, राम से साइंटिस्ट थे। एलिमेंट का नाम दिया था किसने? राम से। अब याद कैसे रखोगे? तो मेरा नाम क्या है? करण। तो वो याद रखना कि सर के जो दादाजी के पिताजी थे, मतलब परदादाजी अपनी भाषा में, परदादाजी का नाम था मेरा राम साई जी। तो राम साई जी ने क्या दिया था? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के नोमेनक्लेचर दिया था, एलिमेंट्स के नाम दिए थे। हाँ ना बोलो, याद रह जाएगी क्या? और पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को 1 से 30 तक के एलिमेंट याद करने हैं। जैसे मुझे याद है, देखो
कैसे याद करने हैं? जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम ऐसे 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 याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 1 से 10। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30। ऐसे याद करने। बोलो याद रह जाएगी क्या? ऐसे फटाफट कोई पूछ ले तो हाँ सर याद है, 1 से 30 तक पूछ लो। सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, कभी मजे की बात है, कभी सोचे कि जो केमिकल रिएक्शन तुमने पढ़ा तो वहां पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज दिखाते हैं अपन, क्लोरीन पे -1 दिखाते हैं, हाइड्रोजन पे +1 दिखाते हैं, मैग्नीशियम पे +2 दिखाते हैं, एल्यूमिनियम पे +3 दिखाते हैं, SO4 जो सल्फेट आयन है उस पे के ऊपर -2 होता है, दिखाते हैं, पोटेशियम पे +1 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है। हाँ ना, बोलो तो सही, याद है ना? हाँ, तो वो चार्ज कैसे आते हैं वो अपन यहीं पे डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि सर ये चार्ज एक्चुअल में आता कैसे है, हमें कैसे पता चले कि सोडियम पे +1 ही होता है। तो रटना नहीं है यहां पे, हम रटाते नहीं है, सिखाते हैं। मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा तो जिंदगी में जहां कहीं भी रहो, कभी भी किसी भी एलिमेंट पे कोई चार्ज पूछ ले तो बता देना इतना चार्ज होता है। बोलो याद रह जाएगी बात? चलो आ जाओ वापस, फिर ये पढ़ेंगे, देन फिर अपन मेटल नॉन मेटल पे आएंगे। बोलो 8th क्लास में पढ़ के आए थे क्या मेटल और नॉन मेटल? 9th में भी थोड़ा सा पोर्शन था, पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर जनरली हार्ड, पढ़ा था, चमकती है मेटल्स, पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड मैक्सिमम होता है इनका, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, पढ़ी थी ना। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, पीटते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, पढ़ी थी सारी चीजें। वो सारी चीजें यहां भी डिस्कस करनी है अपने को, और इसी के साथ अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में से अपन जो चीजें निकालते हैं, तो वो जो भी मेटल अपन ने निकाली, तुम्हें क्या लगता है एकदम प्योर ही निकलती है क्या वो? उसके साथ काफी सारी इंप्योरिटीज भी निकलती हैं। इंप्योरिटीज निकलती हैं तो इंप्योरिटीज को प्योरीफाई करके ओरिजिनल मेटल निकालने को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। वो वाली चीज भी अपन यहीं पे पढ़ेंगे। हाँ ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या? जहां भी बैठे हो लिखते रहना, और हाँ ना मैं पूछूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो बोलते रहना। अगर समझ में थोड़ा सा भी डाउट लगे तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लेना, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में 10-11 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, वो सारी पढ़ेंगे अपन। एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन 3 टाइप की, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, तमाम तरह की जितनी सारी रिएक्शन है वो सारी रिएक्शन अपन कहां पे डिस्कस करेंगे? इस वाले टॉपिक के अंदर केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट, और बेस आर बिटर इन टेस्ट। सॉल्ट, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरल लाइफ में यूज करते हो ना, अब ऐसे सोचा मत करो, क्या सोच रहे हो? ऐसे सोचना नहीं है। जनरल लाइफ में कहां पे यूज करते हैं, अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए। स्टोमक में HCl का सिक्रेशन होता है, तो HCl का सिक्रेशन होता है ना, तो HCl के सिक्रेशन से ही अपने को हिचकी आती है, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है सिक्रेशन की, तब अपने को एसिडिटी फील होती है। बोलते हैं ना इनो 6 सेकंड में काम शुरू, हेड आता है ना, इनो लेते ही 6 सेकंड में काम शुरू। हाँ, तो वो इनो क्या करता है? बेस का काम करता है। अंदर क्या बना है अपने पेट में? एसिड बना है, तो बेस अपन लेंगे तो न्यूट्रलाइज होके क्या न्यूट्रल हो जाएगा, तो अपने को जलन में जो जलन होती है, अपने को एसिडिटी फील होती है, अपने को मतलब जो खट्टी खट्टी जो डकारस आती हैं, जो अपने को इचिंग होती है अंदर की तरफ, वो सब खत्म हो जाती है। बोलो याद है क्या? इसी तरह मार्केट में 2 दवाइयां आती हैं, लिख लो, जहां भी कॉपी पेन बैठे हो वहां पे कॉपी पेन लेके लिख लो कि मार्केट में कौन सी 2 दवाई आती है। एक पेंटोसिड आती है DSR, उसमें पेंटाप्राजोल सॉल्ट आता है, और एक रेंटेक आती है, काफी अच्छी मेडिसिन है, नॉर्मल मेडिकल्स में मिल जाती है, कभी एसिडिटी हो तो काम आ जाएगी, ले लेना। पेट में दर्द हो तो मेफ्टाल स्पास आती है DS, वो ले लेना। ठीक है, अब अगली बात अपन लोग करते हैं। अगली बात इसके जस्ट आगे, ये तो बता ही दिया कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, जस्ट इसके आगे आओगे तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे? बायो पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, कौन इसके फादर, कैसे कैसे, इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जूलॉजी और बॉटनी, और इनको कैसे कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीज कल डिस्कस कर ली थी बेसिक। तो अब पढ़ेंगे कैसे, कौन कौन से चैप्टर इनके अंदर है? तो टोटल चैप्टर कितने हैं भाई, कोई पूछ ले कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? चैप्टर नंबर 6 कौन सा? तुम्हारे NCERT की बुक में दिया हुआ है, लाइफ प्रोसेस। बोलो दे रखा है ना?
चैप्टर नंबर 7 कौन सा दे रखा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और चैप्टर नंबर 8 कौन सा दे रखा है? रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो टाइप का। एसेक्सुअल किसमें? प्लांट्स में। सेक्सुअल किसमें? अपन में, ह्यूमंस में। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? कि अपने ही सेम ऑफस्प्रिंग्स बनाना, अपने ही समान प्रजाति उत्पन्न करना, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाँ ना बोलते रहा करो, समझ में आ रहा है? चलो 9 चैप्टर पढ़ो, जेनेटिक्स, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरेडिटी और इवोल्यूशन यहाँ पे ही पढ़ेंगे अपन। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, किया था, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था। और मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, ये मटर का साइंटिफिक नेम है। और गार्डन पी पे किए थे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, तीनों पढ़ेंगे। हेरेडिटी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। बट एक बात आप लोग याद रखना, जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 है, 6, 7, 8 है, लाइफ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, इनको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ाऊंगा? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ये तीनों चैप्टर पढ़ा दूंगा एक साथ ही, ठीक है। आपको अलग अलग खोलने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में सूपड़ा साफ, एक ही बार में याद कर लेना सारे, ठीक है। अब बोलो, बात समझ में आ गई? फिजिक्स की बात करी, कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर 4। केमिस्ट्री की बात समझ में आ गई, टोटल चैप्टर कितने? 5। और बायो की बात समझ में आ गई, टोटल चैप्टर कितने? 4। अब 4, 5, 9 और 4 टोटल कितने हुए? 13। अब तुम बोलोगे सर हैं तो 16। वो जो लास्ट में जो 3 चैप्टर दे रखे ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, वो वाले, वो 3 चैप्टर, वो मैं आपको रफली एक बार समझा दूंगा। उनमें लिखाने जैसा कुछ है नहीं, नोट्स वगैरह तो, बाकी मैं इनकी पीडीएफ वगैरह आपको अपलोड करा दूंगा, उनको समझा दूंगा। और जैसे इनके तो बनवाते चलूंगा, उनको समझा दूंगा, उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या? ये अपने 10th का जो साइंस का जो सिलेबस है सीबीएसई आरबीएसई के अंदर, वो ये वाला सिलेबस है। बोलो समझ में आ गया? कि समझ में आ गई क्या सब लोगों को ये बात, कि कैसे कैसे अपन लोगों को पढ़नी है? फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, बायो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और कल वाली जो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में याद भी फटाफट होगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को पहले वो चीज पढ़नी चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट बने। कोई नहीं पढ़ता है तो उसका भी इंटरेस्ट बने और वो पढ़ना शुरू करे। तो पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को। हाँ ना बोलो, याद रह जाएगी क्या बात? तो रोज आप लोगों को टाइम बता रखा है, रोज रात को 9 बजे साइंस की क्लास आपको मिल जाती है, क्लास मिल जाती है 9 बजे। 8 बजे मैथ्स की क्लास है। अब जैसे थोड़ा सा टाइम मिलने दो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस आप लोगों से कर रखा है कि इंग्लिश में पढ़ाऊंगा आपको, तो इंग्लिश का भी चालू करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास भी काफ़ी सारी होती हैं। तो फिर आके वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना, एडिट वगैरह करवाना, फिर उसको अपलोड करवाना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करते रहना। तो बाकी की क्लास में डालता रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास, अच्छा जैसे कि लास्ट में प्रॉमिस किया था कि एक फैक्ट आपको और बताएंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे आज का फैक्ट है, जो फैक्ट नंबर 2 है, फैक्ट नंबर 2, वो आप लोगों को मुझे आज का आप लोग फैक्ट जो है वो मैं बता के जा रहा हूँ क्वेश्चन के रूप में। आप लोगों को ढूंढ के लाना है कि जो काऊ का मिल्क होता है, गाय का दूध और भैंस का दूध, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क? गाय और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? ये बात आप लोगों को ढूंढ के आनी है। और ये फैक्ट, ये वाला क्वेश्चन करके आना है कल की क्लास में। तो आते ही पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, फिर अपन अपनी पीरियोडिक टेबल से अपन लोग शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना, और उम्मीद है मुझे आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।